और क्योंकि ये SBS ओरिजिनल्स है तो जाहिर सी बात है कि ये ओरिजिनल रिपोर्ट तो बनती है ना। वॉर पर तरह तरह की फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन पिप्पा नाम की फिल्म आ रही है जो युद्ध पर आधारित एक फिल्म है, लेकिन ये एक अलग तरह की फिल्म है और ये आधारित है कैप्टन बलराम सिंह मेहता की जिंदगी पर, उनके द्वारा लिखी किताब पर। हमसे खास बातचीत करने के लिए वो भी मौजूद हैं और इस फिल्म के जो सितारे हैं ईशान खट्टर, सोनी राजधान और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजा कृष्ण मेनन, हम सभी से खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। ईशान, आपसे शुरू करते हैं। आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, हालांकि आपका करियर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन युद्ध पर आधारित एक फिल्म में काम करना, एक वॉर हीरो, और इतने बड़े वॉर हीरो जिसको दुनिया जानती है, पहचानती है और उनका जो कारनामा था सबको याद है, ऐसे एक वॉर हीरो का किरदार निभाना आपके लिए कितना मुश्किल था और कितनी नर्वसनेस थी कि लोग आपको जज करेंगे कि कैसे आपने निभाया है? सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा सर। ऑफ कोर्स रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता सर। आई एम प्लेइंग हिम एज अ कैप्टन, यंग कैप्टन। 1971 की जंग में ही वाज पार्ट ऑफ द यूनिट 45 कैवलरी एंड सो ये जो कहानी है ये 1971 की जंग की कहानी ज़रूर है, लेकिन ये एक फ़ौजी के नज़रिए से उस जंग को देखती है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है एक युवा एक्टर के लिए। बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं। मैंने जब ये फिल्म शूट की थी तब मैं 26 साल का था। इत्तेफाकन जब सर ने ये युद्ध लड़ी थी वो भी 26 साल के थे। तो ऐसे जो हमारी जो शौर्य गाथाएं ऐसी ऑफ यंग ऑफिसर्स हु लेड फ्रॉम द फ्रंट एट ये हमें कम देखने को मिलती हैं और इस तरह से कम देखने को मिलती हैं। अलावा इसके ये कहानी एक टैंक रेजिमेंट के बारे में है, एक परिवार के बारे में है। हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर मैं कहूँगा है हमारा पिप्पा, जो एक एम्फीबियस टैंक था जो ज़मीन और पानी दोनों पे चलता था। तो बहुत एलिमेंट्स हैं इस फिल्म के जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगे और नए लगे, और ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सबको गर्व होना चाहिए। इंडियन आर्मी में आई थिंक ये एक बहुत ही गर्व का किस्सा है कि हमने इस जंग में इंटरवीन करके बांग्लादेश को एक ऑटोनॉमी पाने में मदद की, और अगले दिन हम वापस आ गए विद 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड वी इवन प्रोटेक्टेड द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो नियत की जहाँ तक बात रहती है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे कैरेक्टर का कितना बड़ा टेस्टमेंट है, हमने किस तरह से कंडक्ट किया इस जंग को। तो बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए बतौर एक एक्टर। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा कि पूरी तरह से किसी कहानी में डीप डाइव करने का मौका मिला मुझे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने वो जो रियल पिप्पा है जो पानी में टैंक तैरता है उसमें ही आप लोगों ने शूट किया, आप भी उस पर सवार थे? जी हाँ जी। इनकी मदद की वजह से, बलराम सर की मदद की वजह से, आर्मी की सहायता की वजह से हम लोग एक असली PT-76 टैंक के साथ शूट कर सके। If I'm not wrong, sir, the only one that the regiment the only had, one now in the country. The only one in the country, which is moving on tracks. Which is moving on tracks. देखिए, तो ये इकलौता वो PT-76 है जो उस जंग में इस्तेमाल किया गया था, जिसको आप इस फिल्म में देखेंगे। We got it fully functional. वो असल में पानी में चला और ज़मीन पे चला, and the guns movements were entirely mechanized and were functional. तो ये एक असली टैंक है। हमने कोशिश की जितना हो सके हम प्रैक्टिकली शूट करें, असली शूट करें, ताकि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें, ना सिर्फ इमेजिन करें या VFX के तौर देखें, लेकिन महसूस भी कर सकें। सोनी मैम, आपने तमाम फिल्मों में काम किया है। एक अलग तरह की सेटिंग वाली फिल्म है जिसमें इस फिल्म में आप ईशान की मम्मी का किरदार निभा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को लेकर, और इस तरह की सेटिंग जो एक वॉर पर आधारित फिल्म है? ये एक्चुअली मेरे लिए ये जो मैंने शूट किया,
इस फिल्म के लिए वो कम था. मतलब I wanted it to go on longer. हालांकि we shot a lot in that time that I was there, but I enjoyed myself so much, and enjoyed playing mother to these wonderful actors and wonderful human beings, and Ishan, Brunal, and Priyanshu, who are unfortunately the other two are not here. But and the main thing was working with Raja sir, because right from the get-go, उनका जो clarity of thought था, और जो what he wanted to say with this family, because normally when you play a role of a mother, it's there, but it's not there so much, you know. And here the family is very important इस कहानी में. बिल्कुल. तो ये family की नजरिए से पूरा मतलब जो conflict है और जो war, you know, the war that the nation fought, and the young boys who got to battle, and all that is a lot told through the family's gaze. And from the perspective of that, and how they, you know, the internal dynamics of the family as well play a very large part in the story. And I think that's what actually connects. जो audience का connection होता है वो इस family के through से होता है. And then of course then it goes on into the battlefield, and then it becomes a bigger story. But that is what I loved about the film, is that the family plays a very valuable and important part. जो मेरी अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में भी वो बहुत, you know, important हिस्सा है. सर, आज से 52 साल पहले आपने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को जो आज़ादी दिलाई थी हमने, उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने प्ले किया, फिर किताब लिखी और अब इस पर एक फिल्म बनी है. 52 साल हो गए इस बात को. किस तरह से देखते हैं इस पूरी जर्नी को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस फिल्म से, पिप्पा से? आपने जो कहानी लिखी उसी पर बनी और आप पर आधारित है. आई एम मोर देन सेटिस्फाइड. जिस प्रकार से पीपा बनी है, और जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और जो क्रू है और जो एक्टर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दे हैव लेंट अ लॉट ऑफ रियलिटी टू द मूवी. बट जो एक्चुअल इवेंट है ऑफ 21 नवंबर, बैटल ऑफ गरीबपुर, उसके 3-4 स्पेशल फीचर्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. हाँ, बिल्कुल. विच आर नॉट कॉमनली नोन. बिल्कुल. पहले तो ये है कि ये जो टैंक है PT-76, ये 26 और कंट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल किया जा रहा था फ्रॉम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. बट इंडिया के अंदर ही इस टैंक को पूरी तरह जो है एक्सप्लॉइट किया गया है, और वॉर टाइम के अंदर इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, पानी पे भी और लैंड के ऊपर भी, वो जो है हम लोग डिस्प्ले कर पाए. दूसरा इसके अंदर बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स ये हमेशा फीलिंग रही है दैट देयर आर मार्शल क्लासेस. इंडिपेंडेंस के बाद द ओनली स्क्वाड्रन व्हिच हैज कम अप इन द इंडियन आर्मी, इट इज कॉल्ड OIC, अदर इंडियन क्लासेस. मतलब ऑल दोज कैटेगरीज, ऑल दोज पर्सनल, ऑल दोज कम्युनिटीज जिनको ब्रिटिश ने जो है रिजेक्ट किया हुआ था, that they're not fit to be soldiers, not fit to be combat soldiers. They are the ones who were combatized and became part of 45 cavalry sea squadron. इसके अंदर आदमी बिहार से थे, बंगाल से थे, ओडिशा से थे, साउथ से थे, JNK से थे, Gurkhas, everybody combined into one. Third important element is a family is a family which got displaced in 1947, right? And the mother gets widowed at the age of 35 in 1953. So this Pipa is a story of, based on this particular book, The Burning Shafis, of a mother and the progeny, the sons, the children, how they are participating as a displaced family to work out 10 million people who have come in from East Pakistan into India. मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा आप अगर हिंदी में बोलें. जी. तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्प्लेस्ड फैमिली जो कि 1947 में एज ए फैमिली वी हैड टू मूव एंड कम टू पूना, यही फैमिली 1953 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, मदर इज विडोड, और फादर की डाइंग विश है कि मेरे बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के अंदर भर्ती होना चाहिए. और ये कमिटमेंट जो है वाइफ जो मदर है उसको जो है कंप्लीट करती है. एंड देन जब
1971 में 10 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानीज रिफ्यूजी बन के हिंदुस्तान में आते हैं, उस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको आज़ादी दिलाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इशू ये है कि ये बैटल जो हुआ था 21 नवंबर को हुआ था। पाकिस्तान ने उस टाइम तक वॉर जो है डिक्लेयर नहीं किया था, बट पूरी दुनिया को पता था कितना टेंशन है और क्या क्या जो है होने वाला है। 21 नवंबर को जब ये बैटल हुआ, उसके अंदर जो बड़ी चीज़ ये है कि 14 पीपास compete कर रहे थे with 14 Shafi tanks of American origin, and all 14 Shafis were destroyed. And along with इसी के साथ साथ उनके जो F-86 जहाज थे, उनको 3 जहाज़ों को भी जो है गिराया गया। और ये इतना बड़ा बैटल था क्योंकि अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 24 नवंबर 1971 में पार्लियामेंट के अंदर इस बैटल के बारे में मेंशन जो है करना पड़ा। और ये न्यूज़ जो है बिकेम द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड इसका जो इम्पैक्ट था पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूरोप के अंदर, और किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उसी के साथ साथ दुनिया को ये क्लियर हो गया था कि इंडिया हालांकि अपने बॉर्डर खुले रखता है, राइट, बट 10 मिलियन रेफ्यूजीज की मदद के लिए, लड़ाई के लिए भी जो है तैयार है। और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने फिर वॉर डिक्लेयर किया और 13 दिन के अंदर आपने इसका रिजल्ट जो है देख लिया। बट स्टार्टिंग पॉइंट था पीपा 21 नवंबर 1971। 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और हमेशा ये एक ग्लोरियस पास का हिस्सा रहेगा। राजा मेनन सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले 2016 में आपकी फिल्म आई थी एयरलिफ्ट, जो काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर भी जिसने काफ़ी कमाल किया था और काफ़ी सराही गई थी, वो भी एक ग्लोरियस पास का हिस्सा है। और अब आपने इस पर एक फिल्म बनाई है जो इंडिया पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर। मैं जानना चाहूँगा क्या वो बात थी, आपको लगा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए? कैसे ये आइडिया आया? हालांकि आपने पहले किताब पढ़ी होगी, लेकिन कैसे ये दिमाग में आया कि इस पर फिल्म बनाई जाए? ये जो वॉर है जो 1971 में जो हुई, और जो उसका जो बेसिक आइडिया जो है वो मैं सालों से मुझे बहुत ही इंट्रिग करता आया है वो कि हमने क्यों बैटल किया, हमने अपने सोल्जर्स को क्यों भेजा था एक दूसरे कंट्री में दूसरे लोगों को लिबरेट करने के लिए, जो एक्चुअली देखा जाए तो हमसे कोई लेना देना नहीं था एक्चुअली एज अ कंट्री। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है क्योंकि ये एक ऐसा वॉर है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि हमने ना कब्जा करने के लिए गया, ना हमारी इसमें कोई एटलीस्ट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए ये वॉर वाज इसमें कुछ हमारे लिए नहीं था। हमने हमारे लिए नहीं किया था, हम किसी और के लिए लड़ाई की। बिल्कुल। तो वो वॉर ही मेरे लिए बहुत ही एक अहम एक एक्सप्लेनेशन है, एक इंट्रीगिंग सिचुएशन है, एक मिसाल। तो जब ये मैंने बर्निंग चैफीज मेरे पास आई और बुक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट वॉर है जो हम दिखा सकते हैं। तो वॉर को भी वो सिचुएशन भी डिस्कस कर सकते हैं, वो जो सिचुएशन हुआ था और पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन इसके ज़रिए, ये कहानी के ज़रिए। तो वही था आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, एक टैंक बैटल जो एक फिल्म मेकर के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फिल्माने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट विजुअल्स है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, वो एक चैलेंज जैसा होता है। तो वही आई थिंक द इंटरेस्ट। ईशान, हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो फिल्में होती हैं उसमें चाहे फिक्शनल फिल्म हो या हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म हो, जो वॉर हीरो होता है उसे काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता है, उसे काफ़ी लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? कितना रियलिस्टिक है और इसमें कितना फिक्शनलाइज किया गया है, कितनी लिबर्टी ली गई है? और ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था आपके लिए, क्योंकि इस तरह की फिल्म में पहली बार आप काम करने जा रहे थे। देखिए, जहाँ तक रही बात हीरोइक्स की,
मेरा मानना ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि हम इसे जितना ऑथेंटिक रख सकें उतना ऑथेंटिक बनाएं। हमने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की कि हम इस कैरेक्टर को उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करवाएं तो जो शायद उन्होंने नहीं की होंगी। कम से कम हमारी कोशिश ये थी। आई थिंक उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया जंग में और जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया और जो कहानी है जो इसका अकाउंट है, बाय इटसेल्फ एक बहुत ही गर्व की बात है और बाय इटसेल्फ बहुत ही हीरोइक एक्ट है। ऑफ कोर्स सर खुद कहते हैं कि इट्स आवर ड्यूटी, इट्स अ सोल्जर्स ड्यूटी, तो वो अपने हीरोइक्स को हीरोइक्स नहीं मानते, अपनी ड्यूटी मानते हैं। और यही हमारी भी कोशिश थी कि हम एक सोल्जर के नज़रिए से इस कहानी को देखें। और सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके? सबसे चैलेंजिंग आई थिंक ये था कि एक एक्शन फिल्म है, विसरल फिल्म है, बहुत ही जोशीले इवेंट्स हैं इस फिल्म में, बहुत ही लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस हैं और उनको परफॉर्म करना बिना द क्रच ऑफ कूदना, उछल कूदना, ये सारी चीज़ें करे बगैर एक टैंक में खड़े होकर टैंक को कमांड करना और परफॉर्मेंस को यहाँ से होल्ड करना और उस फिल्म को की कहानी को आगे बढ़ाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है। और इस चैलेंज को आसान किया राजा सर के प्रोसेस ने, क्योंकि जिस तरह से हमने ये फिल्म शूट की थी, हम लंबे लंबे टेक करते थे, असल में ब्लास्ट हो रहे थे, 600 लोग 500 लोग एक्स्ट्राज होते थे सेट पे, सब सीन दोहराते थे एंड इट रियली फेल्ट लाइक हम एक बैटल में हैं। अपनी हैसियत से छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जितना हम उस एक्सपीरियंस का जूस निकाल सकते थे हमने कोशिश की कि हम करें। जैसे कि मैंने कहा, हमने कोशिश की है कि जितना प्रैक्टिकल शूट कर सकते थे। तो पहली बार टैंक में जब आप सवार हुए, आपने पहली बार टैंक देखा और पहला सीन किया, तो क्या फीलिंग थी आपके मन में? रियल टैंक थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लफ्जों में बयां करना क्या फीलिंग थी, क्योंकि होता ये है कि जब आपको ऐसा मौका दिया जाता है, जब आप एक रियल सीक्वेंस शूट करते हैं जिसमें द रियलिटी ऑफ डूइंग जिसे हम कहते हैं ना, अगर एक ब्लास्ट असल में हो रहा है आपके बगल में, तो आपको उस चीज़ को इमेजिन करके परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो शरीर है वो खुद ही रिएक्ट करता है। तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज थी हमारे लिए। और एक तरह से ऐसा लगा जो हमारा काम है, जो कि हमारा काम है कि हम यकीन करें हम क्या कर रहे हैं, बिलीव करें उस चीज़ में, वो काम आसान हो गया बिकॉज ऑफ द वे वी शॉट इट। तो उस टैंक पे सवार होके सर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम अपने ज़िंदगी से अलग होकर एक ऐसे एक्सपीरियंस और अनुभव को हम जी रहे हैं जो हमने नहीं जिया है, और वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा ईशान और ब्रिगेडियर सर आपसे, क्या शूटिंग के दौरान आप सेट पे मौजूद होते थे कि कैसी फिल्म बन रही है, या आप अपने इनपुट देने के लिए जाया करते थे कि ताकि सारी चीज़ें ऑथेंटिक बने? और क्या ईशान आपने फिल्म में किरदार निभाने से पहले कोई इनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, या इनसे टिप्स लिए थे? सर प्लीज गो फर्स्ट सर। ओके, मुझे पूरा मौका मिला कि जब भी शूटिंग होनी थी, प्लानिंग स्टेज के ऊपर भी, और जब भी शूटिंग होनी थी उस जगह के ऊपर पहुंच के मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकता था किस प्रकार से इन्होंने जो सेट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया हुआ है, उसके पीछे कितने आदमी काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या डाला हुआ है, कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितनी इनकी जो है ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है। और कई सेंटर्स के ऊपर मैं गया, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से इस यूनिट ने, पीपा की यूनिट ने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। और मुझे ऐसे लगा कि इनको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी गई एज फार एज टैंक एंड टैंक वॉरफेयर इज कंसर्न्ड, बट ऑल्सो एज फार एज दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न्ड। बिल्कुल क्लॉकवर्क प्रिसिशन के साथ मुझे ऐसे लगा कि मिलिट्री कैंप जो है बना हुआ है, उसके अंदर ट्रेनिंग चल रही है और उसी के अंदर जो है शूटिंग चल रही है। एंड फॉर दैट आई कॉम्प्लीमेंट द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द एंटायर स्टाफ एंड द क्रू। आई थिंक दे वर्कड
विद अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ, दैट जो मिलिट्री मूवी है इट मस्ट लुक लाइक अ मिलिट्री मूवी। उसी के साथ साथ इन्होंने एक मिलिट्री एडवाइज़र रखा हुआ था जो कि हर एक स्टेज के ऊपर अवेलेबल था इनके पास, अ यंग मेजर ऑल्सो फ्रॉम द कैवलरी, जो कि इनको गाइड कर रहा था और हेल्प कर रहा था। ईशान, आप मिले इनसे पहले, शूटिंग के पहले, या इनसे टिप्स लिए? जी हाँ, मेरी पहली बातचीत उनके साथ हुई थी जूम कॉल पर, क्योंकि कोविड का वक्त था। इनफैक्ट राजा सर से भी पहली बार मेरी बात हुई थी जूम कॉल पर, जहाँ उन्होंने पूरी फिल्म की कहानी मुझे बताई थी। बलराम सर के साथ मेरी पहली मुलाकात शूटिंग के एक दिन पहले हुई थी, और वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक ख़ास मोमेंट था। उनके साथ बैठकर 1-on-1 बात करने का मौका मिला, और उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर किए, और जितने मेरे सवाल थे उन्होंने बहुत ही काइंडली और बहुत पेशेंटली उन्होंने जवाब दिए। एंड ही इज़ बिन अ गाइडिंग फोर्स, और ये बहुत ही कम होता है और बहुत ही बड़ा तोहफा है, मैं कहूँगा, फॉर अ फिल्म क्रू, कि जिस आदमी की कहानी पे आपकी फिल्म आधारित है वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं, खुद शामिल हैं और आपको रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। तो वो कम ही होता है ऐसा, और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह का एक ग्लोरियस चैप्टर रहा है भारत पाकिस्तान के पृष्ठभूमि पर, ये जो चैप्टर रहा है, उसी तरह से लोग इस फिल्म को भी याद करें, इस फिल्म को भी सराहें, और इस फिल्म को बड़ी संख्या में लोग देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।